हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे हिंदी कहानी चैप्टर नंबर 5 रोज, जिसके लेखक हैं अयग। उसका हम लोग टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर समझेंगे। टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बिल्कुल जीरो लेवल से, जिसको कुछ आता हो वो भी ठीक, जिसको नहीं आता उसके लिए भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 हिंदी पाठ 5 रोज BSEB यानी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। ठीक, बिहार बोर्ड का ये प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में वर्णन करें। यानी जो चैप्टर का मुख्य भाग है जो मालती ही है। ठीक, इसका हम लोग का मतलब पूछ रहा है कि घर के वातावरण कैसा लगा, अपने शब्दों में आप वर्णन करें। देखिए, मालती के घर का वातावरण उदास, नीरस और बोझिल है। ठीक, वहाँ प्रेम, उत्साह या अपनेपन का अभाव है। ठीक, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रिय लेखक ये बताए हैं कि मालती के घर का वातावरण उदास, नीरस और बोझिल है। वहाँ प्रेम, उत्साह और अपनेपन का अभाव है। परिवार के सदस्य यांत्रिक जीवन जीते हैं जहाँ सहानुभूति और कर्तव्य जैसे भाव गायब है। सहानुभूति, इस कर्तव्य जैसे भाव गायब है। मालती का दिन काम और समय गिनते हुए घुटन भरी उदासी में बीतता है। मालती का दिन काम और समय गिनते हुए घुटन भरी उदासी में बीतता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, दोपहर में सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा लगा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही है। यहाँ शाम की छाया से क्या तात्पर्य है, ये लेखक ये पूछ रहे हैं। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा लगा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यहाँ शाम की छाया से क्या तात्पर्य है। देखिए, इसका आंसर इस प्रकार देंगे हम लोग। शाम की छाया यानी डायरेक्ट हम लोग आंसर दें, नो बनावट। मालती के घर में प्रेम, अपनेपन और जीवंतता के अभाव को दर्शाती है। यह उस नीरस, उदास और एकाकी वातावरण का प्रतीक है। ठीक, प्रतीक है जहाँ परिवार यांत्रिक जीवन जी रहा है। मालती और उसके पति के बीच भावनात्मक दूरी और बच्चे की उपेक्षा इस छाया को गहरा करती है। फिर से देखिए, एक बार समझ लीजिए। शाम की छाया मालती के घर में प्रेम, अपनेपन और जीवंतता के अभाव को दर्शाती है। यह उस नीरस, उदास और एकाकी वातावरण का प्रतीक है जहाँ परिवार यांत्रिक जीवन जी रहा है। मालती और उसके पति के बीच भावनात्मक दूरी और बच्चे की उपेक्षा इस छाया को गहरा करती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पाठ के आधार पर लेखक और मालती के संबंध परिचय दें। यानी पाठ के आधार पर लेखक और मालती के बीच परिचय दें, यानी संबंध का परिचय दें। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए उत्तर, लेखक मालती का दूर के रिश्तेदार का भाई है। जो लेखक है वो मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई है। ठीक, लेकिन उसका संबंध गहरे शख्स है, यानी उसका संबंध गहरा है। ठीक, बचपन में वे साथ खेले, लड़े और पढ़े। उनका रिश्ता स्वच्छ, स्नेहपूर्ण और बंधन मुक्त है, जो कभी भाई बहन के, कभी दोस्त के रूप में झलकता है। देखिए, लेखक मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई है। ठीक, लेकिन उनका संबंध बचपन में खेले कूदे पढ़े हैं आपस में तो गहरा है। ठीक, उसी प्रकार ये बोल रहे हैं स्नेहपूर्वक और बंधन मुक्त है, जो कभी भाई बहन का होता है, जो कभी दोस्त का होता है। ठीक, इस प्रकार से है। फिर अगला है, मालती के पति महेश्वर की छवि आपके मन में कैसे बनती है। कहानी में उनकी उपस्थिति का क्या महत्व है। फिर से देखिए, मालती के पति महेश्वर की छवि आपके मन में कैसे बनती है, कहानी में उनकी उपस्थिति का क्या महत्व है। देखिए इसका आंसर, महेश्वर एक व्यस्त डॉक्टर हैं जो यांत्रिक जीवन जीते हैं। उनकी दिनचर्या निश्चित है और भाव शून्य है। ठीक, जिससे वे परिवार की उपेक्षा करते हैं। उनकी उपस्थिति कहानी में तनाव और भावनात्मक दूरी को उजागर करती है, जो मालती के दुख का कारण बनती है। फिर से देखिए, महेश्वर एक व्यस्त डॉक्टर है जो यांत्रिक जीवन जीते हैं। उनकी दिनचर्या निश्चित और भाव शून्य है, जिससे वे परिवार की उपेक्षा करते हैं। उनकी उपस्थिति कहानी में तनाव और भावनात्मक दूरी को उजागर करती है, जो मालती के दुख का कारण बनती है। ठीक, फिर अगला है, ग्रैंगिन क्या है। यानी ये क्या है।
देखिए इसका उत्तर, ग्रैंगिन एक गंभीर रोग है जो घाव जैसे कांटा चुभने से उपचार ना होने पर वो पत्थर लेखा ना हो जाता है, गड़ जाता है, तो वही है ये ग्रैंगिन। पहाड़ी क्षेत्र में यह आम है, यानी यह आम बात है, गड़ना कांटा गड़ना उसको मान लो ढेला लेखा बना देना। यदि समय पर इसका इलाज ना हो तो प्रभावित अंग को काटना पड़ सकता है। अब मान लीजिए पत्थर लेखा हो गया तो वहाँ पर ब्लड ब्लड नहीं पार होगा, तो वो शरीर का अंग को काटना ही ना पड़ेगा, जैसे गड़ जाता है ठेला नहीं बोलते हैं, वही होता है। फिर अगला है, कहानी से वे वाक्य चुने जिसमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ हो। कहानी से वे वाक्य चुने जो रोज शब्द का प्रयोग हुआ हो। तो देखिए इसका उत्तर, यूँ पानी में क्या हुआ, यूँ पानी में क्या हुआ रोज ही कहता है, रोज ही होता है, ठीक। कभी वक्त पर आता नहीं, अरे मेरे लिए यह तो नई बात नहीं है, रोज की ऐसा होता है। देखिए सब में रोज है, इस कहानी में रोज है। मालती का जीवन अपनी रोज नियमों गति से बढ़ता जा रहा है, मैं ही रोज ऐसी बात सुनती हूँ। ये सब देखिए इसमें रोज आ रहा है, ठीक। इसके चोट लगते ही रोज ही गिर पड़ता है, इसके चोट लगती ही रहती है और रोज गिर पड़ता है, ठीक। इस प्रकार से हम लोग देख लिए। अब सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति का आज से स्पष्ट करें। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घटना पर इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वो अज्ञात है, अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है, अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है। तो देखिए लेखक को मालती के घर का वातावरण उदास और नीरस लगता है, जैसे कोई अज्ञात छाया मंडरा रही हो। यह छाया परिवार में प्रेम और संवेदना के अभाव को दर्शाती है। लेखक स्वयं को भी इस नीरसता में डूबता महसूस करता है, जो मालती के घर की स्थिति से प्रभावित है, लेखक सोचता है कि मैं भी इस स्थिति से प्रभावित हूँ। फिर अगला है, कहानी में 3 बज गए 4 बज गए जैसे वाक्य मालती की उपस्थिति के साथ आते हैं। घंटा बजाने का मालती से क्या संबंध है, घंटा बजने से मालती का क्या संबंध है। देखिए मालती का जीवन घड़ी के घंटों की तरह यांत्रिक और नीरस है। वह हर घंटे को गिनती है जैसे समय काटना उसकी दिनचर्या का हिस्सा हो, या उसके एकाकी उबाऊ और घुटन भरे जीवन को दर्शाता है, जहाँ हर घंटा बीतना राहत की तरह है। उसके लिए मालती का जीवन घड़ी के घंटों की तरह यांत्रिक और नीरस है। वह हर घंटे को गिनती है जैसे समय काटना उसकी दिनचर्या का हिस्सा हो, उसे एकाकी उबाऊ और घुटन भरे जीवन दर्शाता है, जहाँ हर घंटा बीतता है उसके लिए तो राहत की तरह, ठीक। फिर अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों का अभिश्राप स्पष्ट करें, यानी इसका अर्थ स्पष्ट करें क्या कह रहा है। पहला जो है, पवन में चीड़ के वृक्ष, कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। और दूसरा है, वही उद्वत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। तो देखिए पहला जो था क्वेश्चन, इसका उत्तर देखेंगे। पवन के चीड़ के वृक्ष, कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। तो देखिए इसका आंसर, यह पंक्ति चीड़ के वृक्ष की गुनगुनाहट को कोमल, अशांत लेकिन उद्वेग रहित से जोड़ती है। यह दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी जीवन शांतिपूर्वक चलता रहता है, बिना हारे बिना माने। फिर से एक बार समझ लीजिए, यह पंक्ति चीड़ के वृक्ष की गुनगुनाहट को कोमल, अशांत लेकिन उद्वेगमय रहित राग से जोड़ती है। यह दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी जीवन शांतिपूर्वक चलता रहता है, बिना हारे और बिना रुके, यानी रुकता नहीं है किसी के लिए। वही उदात्त और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े के लिए तरसती है। देखिए यह पंक्ति मालती के चरित्र में आए परिवर्तन को दर्शाती है। बचपन में चंचल और पढ़ाई से दूर रहने वाली मालती अब शांत और मजबूर हो गई है, जो अखबार के टुकड़े को पढ़ने के लिए तरसती है, जो उसके एकाकी और दुख जीवन को उजागर करता है। देखिए फिर से देख लीजिए, यह पंक्ति मालती के चरित्र में आए परिवर्तन को दर्शाती है। बचपन में चंचल और पढ़ाई से दूर रहने वाली मालती अब शांत और मजबूर हो गई है, जो अखबार के टुकड़े को पढ़ने के लिए तरसती है, उसके एकाकी और दुखी जीवन को उजागर करता है। कहानी के आधार पर मालती के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें तो देखिए, मालती एक उदास, एकाकी और यांत्रिक जीवन जीने वाली स्त्री है, ठीक। उसका घर प्रेम और उत्साह से खाली है, जिससे वह स्वयं में खोई रहती है, ठीक।
वह अपने बच्चों के प्रति भी संवेदनशीलता खो चुकी है, यानी स्नेह खो चुकी है। उसका जीवन नीरस और घुटन भरा है। उसका जीवन नीरस और घुटन भरा है, जहाँ वह समय गिनकर काटती थी, जहाँ वह समय गिनकर काटती थी। तो यहाँ हो गया टोटल प्रश्न 11। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।